गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 5, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लक्ष्य के बारे में जानते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। जैसे हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है ना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं उसके पीछे क्या लक्ष्य है हमारा, कि हमें ये चीज़ पढ़ के आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। ऐसे ही होते हैं हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या होते हैं? ये राष्ट्र के लक्ष्य होते हैं ना। जो राष्ट्र होता है हमारा, जैसे भारत राष्ट्र है ये, तो ये इनके कुछ लक्ष्य होते हैं, वही होते हैं हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह कार्य करता है, उसी प्रकार राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें सम्मुख रखकर राष्ट्र कार्य करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर कुछ कार्य करता है, उसी प्रकार क्या होता है, राष्ट्र के भी कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको सम्मुख रखे, जिनको सामने रखकर राष्ट्र क्या करता है, अपना काम करता है। देश प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। ये क्या है? देश की प्रगति और समृद्धि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। सरकार इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधि कानून बनाती है तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से देखिए। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। ये हमारे क्या हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। तो हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतंत्रीय विधि से करनी है। हमारे देश में संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक शासन पद्धति की स्थापना की गई है। इस पद्धति में सरकार का गठन जनता करती है। अब ये लोकतंत्र क्या होता है, तो देखिए, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकमत, है ना, जनता से बनाया गया मत। और ये जो लोकतंत्र है ये लोकमत कहलाता है। और लोकतंत्र क्या कहलाता है, जो जनता का तंत्र होता है। वास्तविक अर्थ क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ साथ समान अधिकारों की प्राप्ति हो, समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के उपलब्ध हों। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक उत्तम सरकार का निर्वाचन करना नागरिकों का कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे सरकार जनहित में कार्य कर सके। लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है ना। लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुनती है। आगे देखिए, और वे प्रतिनिधि जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तथा शासन का संचालन करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक शासन है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, उसे मत मतलब क्या होता है, वोट, है ना, वोट देने तथा चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार का उद्देश्य लोक कल्याण है। लोक कल्याण मीन्स क्या है, जनता का कल्याण करना है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। इनके बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या है, लोकतंत्र के मुख्य तत्व हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है। व्यक्ति को एक ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। स्वतंत्रता क्या है, यानी ऐसा परिवेश जहाँ हम अपने आधार पर, है ना, अनुशासन में रहकर और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकें, वही क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। राज्य उन परिस्थितियों का निर्माण करता है राज्य में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इसके लिए उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ लोग बंधनों के अभाव से लगाते हैं, पर यदि स्वतंत्रता को इस अर्थ में लिया तो वह स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित हो जाती है। समाज में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्णतः बंधनों से मुक्त नहीं हो सकती। अतः वास्तविक स्वतंत्रता अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था को स्वीकार करती है। स्वतंत्रता कई प्रकार की होती है। उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में उचित प्रतिबंध लगाते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन या मीटिंग करने का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार,
भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार स्वीकार किया है। अगला पॉइंट है हमारा समानता। तो नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध कराना समानता है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वंश, जाति, संप्रदाय और लिंग अथवा जन्म स्थान का हो, कानून के समक्ष समान है ना। समानता का अर्थ क्या है कि चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, उससे बिना भेदभाव किए उसे भारत के समक्ष कानून जो है उसके समक्ष उसको समानता का अधिकार दिलाना। समानता के प्रकार, तो देखिए समानता कितने प्रकार की होती है। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। अब हम जानते हैं समानता का महत्व। समानता की स्थिति में भेदभाव का अंत हो जाता है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समानता आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समानता आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए भी समानता का होना आवश्यक है। अब हम जानते हैं न्याय किस चीज़ को सही, उचित और तार्किक होने की का संकेत करता है। न्याय का मतलब क्या है, किसी चीज़ के सही और उसके तार्किक होने का संकेत ही न्याय कहलाता है। प्रजातांत्रिक समाज में न्याय वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में व्यवस्था बनी रहती है। न्याय का लक्ष्य संपूर्ण समाज की भलाई है। उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहे। न्याय की धारणा सत्य तथा नैतिकता के रूप में भी समझी जाती है। हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा कानून के पालन को सुनिश्चित किया गया है। आगे देखिए हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है, हमारे पास पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता क्या है, इसके बारे में जानते हैं हम। पंथ निरपेक्ष राज्य सभी व्यक्तियों को पंथ और मजहबों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का है, वह अपने ईश्वर की आराधना कर सकता है और अपने धर्म को मान सकता है। राज्य, धर्म एवं संप्रदाय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कि किसी पंथ विशेष को प्रधानता देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान का संविधान उसे इस्लामिक गणराज्य घोषित करता है। हमारे संविधान में घोषित किया गया है कि हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष है। राज्य ने किसी भी पंथ को मान्यता नहीं दी है। सभी नागरिकों को अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता है। यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर समझना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। तो हमारा एक अन्य राष्ट्रीय लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने पंचशील के सिद्धांत, गुट निरपेक्षता की नीति तथा निशस्त्रीकरण को अपनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में कहा था कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। शांति की स्थापना के लिए यदि हम कुछ भी कर सकें तो उसे करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। फिर आगे आता है गुट निरपेक्षता। तो शक्ति गुटों या सैनिक गठबंधनों से पृथकता तथा स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विचार रखना ही गुट निरपेक्षता है। फिर कौन सा पॉइंट आता है, देखिए निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है, शस्त्रों की दौड़ समाप्त करने अथवा शस्त्रों को कम करने या समाप्त करने से है। निशस्त्रीकरण मतलब यानी किसी भी युद्ध या आंदोलन के लिए हमें शस्त्र का उपयोग ना करना पड़े, है ना, कम से कम उपयोग करना पड़े उनका। निशस्त्रीकरण विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर हैं। आज संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि यदि विश्व के किसी भी भाग में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है। हमारे पड़ोसी देशों और विश्व में जो कुछ घटित होता है उसके प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते हैं। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी करनी ही होगी और इसके लिए आवश्यक हथियार रखने ही होंगे। यदि हम संसाधनों का अधिकांश भाग में अपनी रक्षा पर व्यय करते हैं तो हमारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आत्मरक्षा के लिए आवश्यक हथियार और आर्थिक
विकास दोनों पर पूर्ण और संतुलित ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के प्राचीन काल से ही पक्षधर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में सह अस्तित्व और सहिष्णुता की नीति रही है। तो यहाँ देखिए हमारा ये पहला पॉइंट खत्म होता है। अगले पॉइंट में पढ़ते हैं लोकतंत्र एवं नागरिक। ठीक है बच्चों, तो जब तक आप इसको आप पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।